नमः शिवाय। आज एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करनी है। आज ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा करनी है। ये विषय इतना गंभीर क्यों है? क्योंकि इस साल से 2024 से इस चीज़ का जो प्रभाव है, इसका जो असर है, ये इस साल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गर्मी के मौसम में इस साल रिकॉर्ड गर्मी हुई है और अब बारिश के इस मौसम में जहाँ बारिश गिर रही है वहाँ बहुत गिर रही है और जहाँ नहीं गिर रही है वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है। तो ये जो बारिश के मौसम में ये जो असंतुलन आपको दिख रहा है, इसका भी प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है। क्योंकि जंगलों का नाश हो रहा है। बारिश के होने के लिए जिस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। इस वजह से बारिश का संतुलन बिगड़ रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। इस विषय को हर देश की सरकार को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अगर हमने अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो हजारों लाखों टन बर्फ़ जमी है वो ग्लेशियर, उसे ग्लेशियर कहा जाता है, वो अब पिघलना शुरू हो चुका है। अगर उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव का सारा बर्फ़ पिघल जाता है तो समुद्र की जो सपाटी है, समुद्र का जो जल स्तर है वो कई फीट तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का नक्शा अब बदलने वाला है। समुद्र के किनारे बसने वाले कई शहर समुद्र में डूब जाएंगे। अगर 1-2 फीट भी समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो कई दूर दूर तक उसका पानी पहुंचेगा। अब इसके लिए हम लोग क्या सहायता कर सकते हैं? सरकारों को तो अपना काम करना ही चाहिए, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अगर हम इसमें छोटा सा भी योगदान दे सकते हैं तो समस्या क्या है? हमें चीज़ों को रिसाइकल करके उपयोग करने की ज़रूरत है। चीज़ों को रीयूज़ करने की ज़रूरत है। जितनी भी चीज़ों को हम एक से ज़्यादा बार उपयोग कर सकते हैं उतनी बार कीजिए। अगर प्लास्टिक की बैग को आप 10 बार यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए। क्योंकि प्लास्टिक की थैली बनाने के लिए भी उतना ही प्रदूषण होता है। अगर आपने एक ही थैली 10 बार यूज़ की तो इतना आपने प्रदूषण होने से बचा लिया। हमें हमारी जीवन शैली को अब बदलने का समय आ गया है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट पर खड़े हुए हैं। अगर आज हमने हमारी जीवन शैली में ये बदलाव नहीं किए तो आने वाला समय बहुत ही भयानक होने वाला है। इस साल जो गर्मी और बारिश के मौसम में आपने जो देखा वो एक सिर्फ टेलर है। आगे और भी
ऋतुओं के असंतुलन बढ़ने वाले हैं। बारिश किसी भी सीजन में आ जाएगी। कभी भी तूफान की अलर्ट आने वाला है। तूफान की ये जो घटना है ये बढ़ेगी। विज्ञान ने ये जो विकास किया है ये हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। आज नहीं तो कल इस चीज़ को आपको मानना ही होगा कि विज्ञान ने जितना जितना विकास किया है उन हर विकास में प्रकृति का नाश हो रहा है। प्रकृति का ये जो चक्र है उसकी पैटर्न में हमने डिस्टर्बेंस किया है। विकास की होड़ में कोई भी देश इस समस्या के ऊपर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही है, बातें हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल पे ये इम्प्लीमेंट की ये जो स्पीड है बहुत ही कम है। क्योंकि कोई भी देश विकास में पीछे नहीं रह जाना चाहता, लेकिन कोई भी देश ये नहीं सोच रहा है कि ये विकास हमें विनाश की ओर ले जा रहा है और इस विनाश के लिए सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही जिम्मेदार होंगे। धरती का हर एक जीव अपना अपना काम कर रहा है। वो प्रकृति का पोषण कर रहे हैं और प्रकृति के जो चक्र है उसमें वो सहायक हो रहे हैं। लेकिन हम प्रकृति के इस चक्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर सारी पृथ्वी को एक जीवन के रूप में देखा जाए तो मनुष्य इस जीवन में वायरस का काम कर रहा है और प्रकृति कभी भी इस वायरस के ऊपर एक्शन ले सकती है। इसका एक ही उपाय है, वो है आध्यात्म। हमारी जीवन शैली में आध्यात्म की ज़रूरत है। प्राचीन सनातन धर्म की जो जीवन शैली थी वो प्रकृति के पोषण वाली थी। हमारे धर्म की प्राचीन जीवन शैली में हमने गायों की पूजा की है, हमने बैलों की पूजा की है, हमने वृक्षों की भी पूजा की है, हमने पक्षियों की भी पूजा की है, हम सूर्य की पूजा करते हैं, ग्रहों की पूजा करते हैं। हमने सारी चीज़ों में ईश्वर को देखा है और हम इसके पोषण के लिए काम करने वाली प्रजा है। लेकिन आधुनिक विकास के चक्कर में हमारी ये जीवन शैली जो प्राचीन जीवन शैली थी वो बह गई है। इसको पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है। हमारी प्राचीन खेती की जो पद्धति थी वो ऑर्गेनिक थी। हमारा जो खातर था वो भी ऑर्गेनिक था। गाय के गोबर से खातर बनाकर उसको यूज़ किया जाता था। आज खेती के ऊपर कभी और बात करेंगे। आज का विषय ग्लोबल वार्मिंग है। आप अगर देखेंगे कि विज्ञान की हर एक खोज ने प्रकृति को हानि पहुंचाने का काम ही किया है। हमने हमारी सुविधा के लिए प्रकृति को नष्ट करने का काम किया है। आज भी ये सारी बातें मूर्खतापूर्ण ही लगती है लोगों को, लेकिन यही सत्य है। लेकिन अब क्या किया जाए? आप लोग इस मिशन में जितना सहायक हो सकते हैं सहायक होइए। फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी या उसके एक कण के जितना भी सहायक हो सकते हैं तो उतनी सहायता कीजिए। इसको अगर यज्ञ की उपाधि दे दी जाए तो आप इसमें एक आहुति डालिए।
आप चीज़ों को रीयूज करना शुरू कीजिए। कुदरती संसाधनों से अगर काम चल जाता है तो फिर उसके जगह पर कृत्रिम चीज़ें रखने की क्या ज़रूरत है। बस इतना कीजिए। अगर किसी पेड़ को काटना पड़ रहा है तो पहले उसके ऊपर विचार कीजिए कि इसको ना काटने का कोई विकल्प है। अगर है विकल्प तो फिर उस विकल्प का चयन कीजिए। एक चेन शुरू करनी होगी पेड़ को लगाने के लिए। जन्मदिन पर लोग बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाने लगे हैं, लेकिन जन्मदिन के ऊपर एक पेड़ लगाकर उसको बड़ा करने का संकल्प लीजिए। अगर आप 100 साल तक जिए तो अपने जीवन में 100 वृक्ष को आप बड़ा कर देंगे। तो सोचिए इस देश में कितनी बस्ती है। सबने अगर इस चेन का पालन किया, इस नियम का, तो सारे देश में हरियाली हो जाएंगी। अगर किसी की मृत्यु होती है तो पेड़ लगाइए। किसी का जन्म होता है तो पेड़ लगाइए। ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। जितनी हमने प्रकृति को हानि कर दी है उसकी भरपाई के लिए भी बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना हम कर सकते हैं उतना कीजिए। मुझे जिस विषय के ऊपर आपका ध्यान दौड़ना था मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है, आपको जो भी करना है आप करने के लिए आज़ाद है, लेकिन हो सके तो इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार कीजिए। और सरकारों को भी निवेदन है कि इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।